Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with the chapter Inventories, a very interesting chapter. Inventories के chapter में we shall understand how to value the inventories. So basically, we shall understand valuation of inventories. So इस chapter में आपको कोई जर्नल एंट्रीज पास नहीं करना है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है. इस चैप्टर में अपने को इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना है. तो इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करने के लिए वी फॉलो अ स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वी शैल अंडरस्टैंड हाउ टू वैल्यू द इन्वेंटरीज. ठीक है. सो पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, we are going to use the principles of accounting standard 2. Okay. And also we shall understand the various methods of valuation of inventory, and also how the records of inventories are maintained by the business entity. तो ये सारे डिस्कशन अपने को करने. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का प्रिंसिपल यानी द रूल, नियम, the various methods of inventory valuation, and also how the records of inventories are maintained by the business entity. So these are the things we are going to understand through this chapter. सबसे पहले the basic principle of inventory valuation is, as per accounting standard 2, is inventories are valued at cost or NRV, whichever is lower. Let me explain the principle. First, let us understand what is NRV. NRV is net realizable value. Net realizable value. So what is net realizable value? Net realizable value is equal to the selling price, which is the market price, minus expected selling expenses. कैसे? Suppose जो stock, inventories means the stock of goods. जो stock आपके पास है उसका expected selling price, the market price, यानी जिस प्राइस पे आप कस्टमर्स को वो स्टॉक बेचोगे वो से ₹100. तो स्टॉक को बेचकर आपको कस्टमर से ₹100 मिलेगा, रियलाइज होगा. एंड कस्टमर को वो स्टॉक बेचने के लिए यू हैव टू इनकर सेलिंग एक्सपेंसेस. Say the selling expenses are expected to be ₹20. तो ₹20 का खर्चा करना पड़ेगा आपको, वो आपके पॉकेट में से जाएगा. तो व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू? हाथ में कितना आया? ₹100 कस्टमर से मिला, ₹20 का सेलिंग एक्सपेंसेस लगा. सो व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू? ₹80. Selling price, expected selling price or market price minus the expected selling expenses is equal to net realizable value. So net realizable value is 80. And what is the principle? Principle is inventories are valued at
कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. से सपोज कॉस्ट इज ₹75. Cost is ₹75. NRV is ₹80. Cost is ₹75. NRV is ₹80. दोनों में से लोअर इज कॉस्ट ₹75. So the inventories will be valued at ₹75. समझ में? इन्वेंट्रीज मतलब जो स्टॉक ऑफ गुड्स आपके पास वेयरहाउस गोडाउन में पड़े हुए हैं, जो अभी तक अनसोल्ड है. इन्वेंट्रीज का मतलब द स्टॉक ऑफ गुड्स विच इज लाइंग इन योर वेयरहाउस गोडाउन अनसोल्ड, जो अभी तक बिके नहीं. ठीक है. तो फीलिंग क्या रहा है? क्लोजिंग स्टॉक है ना. फीलिंग क्या रहा है? क्लोजिंग स्टॉक. एंड प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर. से सपोज एनआरबी इज ₹80 एंड कॉस्ट इज ₹85. दोनों में से लोअर इज एनआरबी ₹80. सो इन्वेंट्रीज विल बी वैल्यूड एट ₹80. ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का रूट्स, जड़, where are the roots lying? In the principle of conservatism. कंजर्वेटिज्म में इसका जड़ है. ये रूल कहां से बना? फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्या है? बुक का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मेरी भाषा में सुनो. कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? पहले नेगेटिव सोचो, नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लो, एंड पॉजिटिव जब तक होता नहीं है, डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन. ऐसा नहीं कि यू नीड टू थिंक पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक नहीं सोचना है. कंजर्वेटिज्म का मतलब नेगेटिव अगर होने वाला है तो बी रेडी, बिकम रेडी. नेगेटिव अगर होने वाला है तो बी रेडी, एंड पॉजिटिव जब तक हो नहीं जाता उसको एक्सेप्ट नहीं करना. इससे पिछले चैप्टर्स में शायद मैंने कहा था, कंजर्वेटिज्म मतलब दूर से अगर कोई लॉस नजर आ रहा है तो उसको पास जाकर गले लगाना. इसका मतलब इफ यू कैन एंटिसिपेट सोच सकते हैं कि ये लॉस हो जाएगा, तो उसको आज के डेट में ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है. बट प्रॉफिट या इनकम के केस में, अनलेस दैट इनकम इज रियलाइजेबल, यानी उसका रुपया आने वाला है या कंफर्म्ड है कि रुपया आएगा ही. जैसे आपने गुड्स क्रेडिट में सेल कर दिया तो कस्टमर को गुड्स डिलीवर हो गया. इसका मतलब नाउ द कस्टमर इज टू पे टू द बिजनेस, सो दैट इनकम इज रियलाइजेबल. तो उसको बुक्स में तब रिकॉर्ड करना है, ना कि जब कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है. जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तब सेल रिकॉर्ड नहीं होता. जब कस्टमर को वो गुड्स दे देते हैं तब सेल रिकॉर्ड होता है. अंडरस्टैंडिंग? राइट. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी. जैसे सपोज आपका बोर्ड एग्जाम्स, अकाउंट्स का एग्जाम्स, कितने मार्क्स का था? 80. तो आपने बोर्ड एग्जाम्स देखकर आए अकाउंट्स, आपको एक सम में डाउट है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. वो सम से सपोज 10 मार्क्स का है. तो अगर आपका वो सम करेक्ट हो जाता है तो आपको अकाउंट्स में 60 मिल जाएगा आउट ऑफ 80. बट अगर इनकरेक्ट हो जाता है यू विल गेट 50. ठीक है. आपने सपोज 20 मार्क्स का छोड़ दिए,
है ना, राइट। सो 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम्स है। एक सम में आपको डाउट है, वो सम 10 मार्क्स का है। वो सम अगर करेक्ट हो जाता है, यू आर एक्सपेक्टिंग 60। इनकरेक्ट होता है तो यू गेट 50। तो आप बोर्ड एग्जाम्स देकर आए घर में। मदर आस्क्ड, हाउ वाज योर एग्जाम, हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग, हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट शुड यू से, 50 और 60? 50, ताकि मम्मी का एक्सपेक्टेशंस ना बढ़ जाए। बिकॉज आप सेफ चला ना, 50 बोल के रखते पहले से, क्योंकि मेरे को पता है कम से कम 50 तो आएगा ही आएगा। तो 50 बोल के रखते हैं, शी विल बी रेडी टू हियर दैट 50 इफ आई गेट 50। बट हम तो उससे ज्यादा भी मिलने का चांसेस है, 60 भी मिल सकता है। तो 60 वाला मार्क्स अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे जब तक वो 60 अचीव नहीं हो जाता। क्योंकि अगर अब भी 60 बोल दिया एंड अगर 50 मिल गया, तो मम्मी 10 सवाल पूछेगा कि 10 मार्क्स कोথায় गए, है ना। तो अपने सेफ चल रहे, हम लोग मम्मी का एक्सपेक्टेशंस को नहीं बढ़ा रहे, 50 बोल के रख रहे, सो दैट शी बिकम्स रेडी टू लेसन 50 मार्क्स व्हेन आवर रिजल्ट्स कम आउट। अदरवाइज इफ आई से 60 एंड वी लैंड अप गेटिंग 50, तब उनके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो जाएगा। तो यही है कंजर्वेटिज्म। हमने क्या बोला, 50 और 60 विच एवर इज lower, 50 is lower. So this is conservatism which we have been using since long, है ना। रियल लाइफ में इसको यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, जैसे, है ना, क्लियर है। सो दिस इज कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म से ही निकला ये वाला प्रिंसिपल कि इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है। एंड इन्वेंटरीज मींस द स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर लाइंग इन द वेयरहाउस और गोडाउन विच आर नॉट येट सोल्ड आउट, अनसोल्ड है, अभी तक पड़ा हुआ गोडाउन में तो अनसोल्ड है, ठीक है। तो उसको वैल्यूएशन करने का ये प्रिंसिपल है, यानी अनसोल्ड स्टॉक फीलिंग क्या रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करने का ये प्रिंसिपल है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। समझ में आया ना, ठीक है, राइट। इसका इम्पैक्ट, ये जो प्रिंसिपल है, ये इसी प्रिंसिपल को यूज करके अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे। व्हाई, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है और हमें वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को फॉलो करना है। तो इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन हम लोग ऐसे ही करें, बट इसका इम्पैक्ट अमाउंट वाइज प्रॉफिट में कैसे आता है, दैट वी शैल डिस्कस थोड़े समय में, मे बी टुडे और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, राइट, ओके। सो आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पूरा डिटेल्स में कवर्ड है इन योर सीए इंटरमीडिएट, बिकॉज सीए इंटरमीडिएट में जो एडवांस्ड अकाउंटिंग है उसका नाम एडवांस्ड अकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। बिकॉज सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हर जगह आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही मिलेगा। आई टेल यू, यानी कि जितना भी अकाउंट्स हमने किया सिंस क्लास 11 टिल डेट, उसके पीछे जो रूल्स हम यूज करते हैं
वो एज पर कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करता है, तो उसका पूरा इन डेप्थ नॉलेज इन ईच एंड एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को इंटर में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन दिस चैप्टर उतने डेप्थ में नहीं है कवर्ड, बट स्टिल इसका यूज है इस चैप्टर में। पेज नंबर 4.5 में basis of inventory valuation, inventories should be generally valued at lower of cost or NRV. This principle is governed by principle of conservative accounting. Okay. So come to illustration 1. Page number 4.10. Surekha Limited deals in 3 products, P, Q and R, which are neither similar nor interchangeable. Neither similar or nor interchangeable का मतलब क्या? They are 3 different products. Different के जगह they have used the word neither similar nor interchangeable. क्यों? Because these are the words used in the accounting standard 2. ठीक है, बट उसका डिटेल में डिस्कशन इंटर में हो जाएगा। सो अभी के लिए neither similar nor interchangeable means they are different. So 3 products P, Q and R are different products. At the end of a financial year, the historical cost means the cost. Why it is called historical cost? History means past. Past means starting from the origin. So it is original cost. मतलब क्या? जब ये स्टॉक परचेज हुआ था तो उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है एट द टाइम ऑफ परचेज कितना कॉस्ट लगा था, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल coming from the word history means past. Past means the origin. So point of origin is the time at which the stock was purchased. तो फर्स्ट टाइम वो स्टॉक आपने परचेज किया था, वो आपके गोडाउन में आया, तो उस टाइम जो कॉस्ट ऑफ परचेज लगा दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। And the NRV, net realizable value of items of closing stock are given below. Determine the value of closing stock. बोलो item P, cost 38, NRV 42. Item P will be valued at rupees 38, cost or NRV whichever is lower. Q, cost 29, NRV also 29. So it will be valued at rupees 29 only. दोनों सेम है। Item R, cost 70, NRV 14. So it will be valued at NRV 14. तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बताओ, 38 प्लस 29 प्लस 14। ओके, क्लियर है? 81. So this is the principle of inventory valuation. The next topic that we are going to discuss is the methods used in inventory valuation. And with this, we shall also understand how inventory records are kept in the business entity. ठीक है? Okay. So the first method is first in, first out. First in, first out. कोई गेम नहीं है ये,
है ना, इट्स नॉट अ गेम जो फर्स्ट है वो फर्स्ट आउट हो जाए नो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस जो स्टॉक आपने पहले खरीदा उसी स्टॉक को आप पहले बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड्स, पेरिशेबल आइटम्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑल द पेरिशेबल आइटम्स, जो स्टॉक आपने पहले खरीदा उसको आप पहले बेचोगे। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो शॉप ओनर है, जो बिजनेस एंटिटी है, वो अपने पास करेंट स्टॉक को रखता है, बिकॉज वो पुराना स्टॉक को बेच रहा है। पुराना स्टॉक को पहले बेचना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स व्हाट? पुराना स्टॉक को पहले बेचना है। इसका मतलब बिजनेस एंटिटी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो करेंट परचेजेस में से पड़ा हुआ है। दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो इसका एक एग्जांपल करते हैं, इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस ऑफ अ कंडेंसर which he uses while manufacturing radio sets। ठीक है, तो क्या डिटेल्स अपने को दिया हुआ है परचेजेस का? रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस, डेट वाइज, क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट। So these are the dates on which the various quantities of the condenser were purchased and their price per unit। So December 4 को 900, December 10 को 400, प्राइस पर यूनिट साथ में दिया हुआ, राइट। लास्ट में 1600 units were issued during the month of December। Issued means issued where? For production. For production of what? Production of radio sets. So this condenser was purchased for manufacture of radio sets. So where is it issued? For the purpose of production of radio sets. Right. So 1600 units were issued during the month of December till 18th December. Calculate the value of closing stock under FIFO method। दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, बट इज इम्प्लाइड FIFO मेथड, राइट। तो बताओ, इन टोटल 2600 यूनिट्स वर परचेज्ड, राइट। इन टोटल 2600 यूनिट्स वर परचेज्ड and 1600 units were issued। So what is the quantity of the closing stock? 2600 यूनिट्स परचेज किए थे एंड इशू कितना कर दिए? 1600। So 1000 units are left। क्लोजिंग स्टॉक में 1000 यूनिट्स है, तो ये 1000 यूनिट्स का हम लोग को वैल्यूएशन करना है अंडर द फीफो मेथड। फीफो मेथड में हमने क्या डिस्कस किया? फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो स्टॉक पहले आया वो पहले बिका या इशू हुआ जो भी है वो पहले गया, यानी जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, लेफ्ट है, इधर में 1000 यूनिट्स आर लेफ्ट, तो दैट इज आउट ऑफ द रीसेंट करेंट परचेजेस। तो रीसेंट में विल मूव लाइक दिस, है ना। सबसे रीसेंट डेट इज December 28, उसके पहले December 29। सो सबसे रीसेंट डेट इज December 28। सो December 28 में आपने 800 यूनिट परचेज किया था, तो ऑब्वियस सा बात है ये 1000 में 800 ये वाला यूनिट है रीसेंट परचेज का, एंड बाकी बचा 200 ये वाला है। 1000 में 800 ये वाला यूनिट है जो December 28 को परचेज हुआ था, एंड 200
ये वाला यूनिट्स है जो दिसंबर 19 को परचेज हुआ था। सो ये 1000 यूनिट्स का वैल्यूएशन इज व्हाट, 800 इंटू 47। ये पर यूनिट अमाउंट दिया हुआ अपने को, प्राइस पर यूनिट, एंड 200 इंटू 16 কত এসছে দেখো, 800 इंटू 47 प्लस 12,000, 49,600। क्लियर? यस सर। The next method is opposite. LIFO, last in first out, यानी करेंट परचेजेस को पहले सेल करते हैं। तो ताजा माल पहले बेचा एंड बासी माल को रख लिया। सो हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल इन फ्यू केसेस, वेरी फ्यू केसेस। एग्जाम्पल, अल्कोहल, बिकॉज दारू जितना पुराना है उतना जोरदार है। समझ में आया? राइट। तो इसीलिए लीकर के केस में, अल्कोहल के केस में, देसी दारू, रम, शराब, ये सब के बट केस सर इन में, मोस्ट ऑफ द केसेस द गुड्स विल बी लाइक खराब हो जाएगा ना वो तो। हाँ, तो लीफो मेथड इज ओनली इन केस ऑफ few selected goods, and one of which is liquor, alcohol. ठीक है? liquor means nicotino, that means दारू। okay okay, so तो दारू जितना पुराना उतना जोरदार है, तो इसलिए ताजा दारू को पहले बेचने का कोशिश करता है दारू वाला, ताकि उसके पास पुराना दारू का स्टॉक बना रहे। दारू जितना पुराना होगा उतना उसका प्राइस होगा। ठीक है? तो इसलिए दारू वाला जो क्या करता है, नया दारू को पहले बेचता है एंड पुराना दारू का स्टॉक को रखता है, ताकि वो उसको ज्यादा प्राइस में बेच पाए। यानी लीफो मेथड के केस में क्या होता है, बिजनेस एंटिटी के पास जो स्टॉक, इन्वेंट्रीज वेयरहाउस में अनसोल्ड पड़ा हुआ है, दैट इज आउट ऑफ पुराना परचेजेस, पुराना स्टॉक पड़ा हुआ। फीफो के केस में क्या होता था, बिजनेस एंटिटी के पास वेयरहाउस में, गोडाउन में जो इन्वेंट्री स्टॉक अनसोल्ड पड़ा हुआ है, दैट इज आउट ऑफ रिसेंट परचेजेस। बिकॉज पुराना स्टॉक को तो पहले निकाल दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में जो स्टॉक बचा है वो रिसेंट परचेजेस का है। एंड लीफो के केस में इट इज जस्ट दी ऑपोजिट। रिसेंट परचेजेस का स्टॉक को पहले सेल करते हैं, और वेयरहाउस में जो स्टॉक बचा हुआ है अनसोल्ड इन्वेंट्री, वो पुराने परचेजेस का है। क्लियर है? राइट। अभी इसी मेथड के साथ वी शैल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ स्टॉक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। यानी स्टॉक 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 जो है गोडाउन में, एंड जो इशू हो रहा है गोडाउन से, इसका हिसाब कैसे रखा जाएगा, नॉट अकाउंटिंग, डेटा कैसे मेंटेन करेंगे, दैट। ठीक है? यानी कितना यूनिट्स ऑफ स्टॉक परचेज हुआ, कितना यूनिट्स ऑफ स्टॉक इशू हो गया। अब इशू का दो मीनिंग हो सकता है, इशू का दो मीनिंग हो सकता है, either the stock is issued for further production, or it is issued to the customers as sale, for sale of goods। okay, तो इशू का सिंपल मीनिंग इज आउट। ठीक है? एंड परचेजेस का सिंपल मीनिंग इज इन, रिसीट्स। राइट? तो कितना स्टॉक रिसीव किए यानी परचेज हुआ है, एंड कितना स्टॉक अपने इशू किए, एंड गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है,
ये डेटा को कैसे मेंटेन किया जाता है? बाय प्रिपेयरिंग अ स्टोर्स लेजर. स्टोर्स लेजर इज नॉट अ लेजर अकाउंट. ठीक है. स्टोर्स लेजर इज हाउ द डेटा इज केप्ट. क्लियर है? ऑफ दीज स्टॉक. अंडरस्टूड? तो स्टोर्स लेजर प्रिपेयर कैसे करते हैं? स्टोर्स लेजर में अपने को तीन चीज का हिसाब रखना है. एक है रिसीट्स का. रिसीट यानी जब स्टॉक रिसीव किया. कब होता है ये? परचेजेस के टाइम. देन दूसरा हिसाब इश्यूज का रखना है, यानी जब स्टॉक को हमने इशू किया, या तो फॉर फर्दर प्रोडक्शन या फिर एज सेल टू द कस्टमर. जो भी इशू किया है, आउट. आउट का हिसाब, इन आउट का हिसाब रखना है. इन आउट. इन आउट के साथ बैलेंस ऑफ स्टॉक विच इज देयर इन दी गोडाउन. डेट वाइज. डेट वाइज. तो मेजरली चार कॉलम्स है. डेट, receipts, issues and balance. अब ये इसमें सब कॉलम्स क्या क्या है? जैसे receipts, इशू, बैलेंस, ये तीनों का हिसाब कैसे रखना है? क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट वाइज. क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. यानी बेसिकली मेरा स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट कैसा होगा? इस तरीके से होगा. डेट, receipts, इश्यूज, बैलेंस. तीनों में सब कॉलम क्या है? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. व्हाट इज अमाउंट? क्वांटिटी इनटू रेट. रेट मींस पर यूनिट. क्वांटिटी इनटू रेट इज अमाउंट. सो रिसीट का क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. इशू का क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. एंड बैलेंस का क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. डेट वाइज is stores ledger. Okay, right. तो अभी लीफो मेथड, ये स्टोर्स लेजर है, चाहे आप जो भी मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूज करो, फीफो यूज करो, लीफो यूज करो, या कोई और मेथड यूज करो, स्टोर्स लेजर मेंटेन किया जाता है. इनफैक्ट आप लोग भी जब ऑडिट करने जाओगे किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो आप वेयरहाउस में देखोगे कि उसका जो ऑफिसर है, वेयरहाउस का जो ऑफिसर है, ही इज कीपिंग द स्टोर्स लेजर विथ हिम. तो हम लोग जैसे क्या करते थे, स्टोर कीपर के पास जो स्टोर्स लेजर पड़ा हुआ है, स्टोर्स लेजर पड़ा हुआ है, उससे वी यूज टू क्रॉस चेक द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक इन द वेयरहाउस. क्रॉस चेक व्हिच वी कॉल एट स्टॉक टेकिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, सॉरी, इट इज कॉल्ड स्टॉक वेरिफिकेशन. स्टॉक ऑडिट होता था. तो स्टोर कीपर के पास जो स्टोर्स लेजर है, उसको हम लोग चेक करते थे with the physical quantity of the inventory in the warehouse. Stock verification, stock audit. So ये जो भी मेथड आप फॉलो करो, फीफो, लीफो या कोई और मेथड, स्टोर्स लेजर मेंटेन होता है. नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 3 में लीफो का क्वेश्चन है. ये लीफो का क्वेश्चन है, तो इलस्ट्रेशन 3 को पढ़ते हैं. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल 2, assume that the following issues were made during the month of December. प्रीवियस एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 2 में इश्यूज कितना था? 1600 units were issued during the month of December. So इलस्ट्रेशन 2 में अपने को डेट्स नहीं दिया हुआ था कि ये जो 1600 यूनिट्स है, these were issued on what dates, which dates. But illustration 3 में
they have mentioned the dates कि कौन से डेट में कितना कितना क्वांटिटी यूनिट्स इशू है। तो वो जो 1600 यूनिट्स इशू हुआ था वो कौन से डेट में कितना कितना क्वांटिटी इशू है वो अपने को इलस्ट्रेशन 3 में दिया गया। और इलस्ट्रेशन 3 में हम लोग को क्या करना है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है यूजिंग लीफो मेथड। इन्वेंट्री मेरा क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक लाइंग इन द वेयरहाउस और गोडाउन, कितना है वो 1000 यूनिट्स। 2600 यूनिट्स वर परचेज्ड, 1600 units were issued, so remaining stock is 1000 units. So 1000 units का inventory valuation करना using LIFO method। तो ये कैसे करेंगे अपने, by preparing stores ledger। तो अभी हम लोग LIFO method के साथ we should also understand how to maintain stores ledger। okay, अब क्योंकि अपने को डेट्स दिया हुआ है सो वी शैल मेंटेन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डेट वाइज चलना। सो देखो परचेजेस का डेट्स दिसंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, इशू का डेट्स स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 5 से। तो पहले दिसंबर 4 डेट वाइज, हाँ, दिसंबर 4 में 900 यूनिट्स पर परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट। देखो देखो ये अभी नहीं करना, देखो दिसंबर 4 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट। स्टोर्स लेजर में ये रिसीट्स में आएगा, ये सोनू रिसीट्स में आएगा। परचेज किया है, रिसीव इन हुआ है ये, सो डेट में दिसंबर 4 900 यूनिट्स, रेट इज 50, अमाउंट इज 45,000। तो दिसंबर 4 को बैलेंस इन्वेंट्री वाज these 900 units at the rate of 50 45,000। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट डेट इज दिसंबर 5। दिसंबर 5 को क्या हुआ है, 500 यूनिट इशू है। तो ये 500 यूनिट इन्हीं 900 यूनिट में से इशू है। तो इशू के कॉलम में डेट दिसंबर 5, इशू के कॉलम में 500 क्वांटिटी, रेट 50, अमाउंट 25,000। बिकॉज ये 500 यूनिट इन्हीं 900 यूनिट में से इशू है जिसका रेट इज 50। तो ये 500 यूनिट इशू करने के बाद व्हाट इज द बैलेंस इन्वेंट्री लेफ्ट, 400 यूनिट्स at the rate of 50, amount is 20,000। okay, next date, नेक्स्ट इशू है दिसंबर 20 को, बट उससे पहले दिसंबर 20 से पहले दिसंबर 10 को 400 यूनिट्स वर परचेज्ड, received very nice at the rate of ₹55 per unit। December 11 more 300 units at ₹55, and December 19 more 200 units at a rate of ₹60 per unit। so ये तीन receipts हुए हैं before the next issue। the next issue was made on December 20, so December 20 से पहले December 10 11 and 19 को ये तीन receipts हुए हैं। तो देखो दिसंबर 10 400 यूनिट्स 55 करके, अमाउंट 22,000। अब बैलेंस कॉलम में देखो 400 यूनिट पहले का 50 के रेट के हिसाब से 20,000 पड़ा हुआ था, ये प्रीवियस बैलेंस है। एंड अभी दिसंबर 10 को 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55, अमाउंट इज 22,000।
ये दो अलग अलग लॉट्स हो गया ना, बिकॉज दो अलग अलग डेट्स में परचेज हुआ था, तो ये दो अलग अलग लॉट्स हैं। तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री लाइंग इन द वेयर हाउस? 400 यूनिट 50 के हिसाब से 20,000 का, 400 यूनिट 55 के हिसाब से 22,000 का, राइट। देन December 11, more 300 units at the rate of 55, amount is 16,500. Remember, balance के कॉलम में just because the rate is same, you cannot add these two. Cannot. Amount wise कोई इफेक्ट नहीं होगा, but the approach is wrong. Why? Because ये दोनों डिफरेंट अलग अलग लॉट्स हैं। अलग अलग लॉट्स कैसे? अलग अलग डेट्स में परचेज हुए, राइट, अलग अलग डेट्स में परचेज हुए, ऐसे मेंटेन किया जाता है। यू नीड टू फॉलो दिस। सो बैलेंस के कॉलम में 400 यूनिट 50 के हिसाब से 20,000, 455 के हिसाब से 22,000, एंड 300 यूनिट जो भी परचेज हुए December 11 को 55 के हिसाब से 16,500। ओके, देन December 19 का देख लो, क्लियर है? अभी नेक्स्ट इशू December 20 को। December 20 को देखो, हाउ मेनी यूनिट्स वर इशूड? 600 यूनिट्स वर इशूड। अभी 600 यूनिट्स कौन से लॉट में से इशू हुआ था, देखते December 19 में आ जाओ। December 19 का ये मेरा हिसाब है बैलेंस इन्वेंट्री, एंड December 20 को 600 यूनिट्स वर इशूड, एंड मेथड इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे रिसेंट परचेज हुआ है वो पहले इशू होगा। तो सबसे रिसेंट में बोलो कौन सा लॉट? 200 वाला सबसे पहले ये निकला, है ना? देन 300, देन लास्ट इन फर्स्ट आउट चल रहा है ना, लास्ट से आउट कर रहे हैं, हाँ, एंड 100 फ्रॉम दिस लॉट, यानी अब इसमें बचेगा मेरा 300 यूनिट्स। तो इशू के कॉलम में देखो कैसे लिखे है। सबसे पहले 200 यूनिट 60 वाले लॉट में से निकालेंगे, देन 300 यूनिट 55 वाले लॉट में से निकालेंगे, देन 100 यूनिट 55 वाले लॉट में से निकालेंगे। तो बैलेंस में देखो ये वाला बचा हुआ है, एंड देन 355 के हिसाब से 16,500। डू नॉट चेंज द ऑर्डर बेटा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। वी आर नॉट डूइंग मैथ्स ओवर हियर। हाँ, तीमक बोला कि तो अमाउंट में क्या इफेक्ट आएगा, नहीं, यू हैव टू मेंटेन दी ऑर्डर ना। आप देख रहे हैं इन लोग इश्यूज भी लिखे है, तो कैसे लिखे है? इन दिस ऑर्डर, बिकॉज इशू इज लास्ट एंड फर्स्ट आउट। सो लास्ट में सबसे पहले 200, देन 300, देन 100, करेक्ट, फ्रॉम द लेटेस्ट टू द अर्लीस्ट। सही बोला, जो भी है समझ गया ना? ओके, सो इशू के कॉलम में भी देखो लिखने का तरीका देखो। रिसेंट परचेजेस में जो पहले इशू है वो पहले लिखे है ना। 600 जो यूनिट इशू किया है वो सबसे पहले 200 में से निकालेंगे, देन 300, देन वो 400 में से 100 यूनिट निकालेंगे। तो उसी ऑर्डर में इशू के कॉलम में लिखे है। एंड देन बैलेंस के कॉलम में देखो, बैलेंस के कॉलम में डेट वाइज ये पहले आके रखा हुआ था, एंड अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है? यस नो, फटाफट। देन यस December सर। 28, 800 यूनिट परचेज, परचेज यानी रिसीट्स, तो रिसीट के कॉलम में ये, एंड देन बैलेंस के कॉलम में
ये इधर में ऐड से ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट, At the last also we not do that. At the last also we not do that. नॉट रिक्वायर्ड, डोंट डू। So you just simply write amount and close. करेक्ट। सो सारे परचेजेस यानी रिसीट्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब एक इशू बचा हुआ दिसंबर 29 को, 500 यूनिट इशू है। तो दिसंबर 29 से पहले स्टॉक में देखो क्या क्या है। दिसंबर 29 को कितना इशू है? 500 यूनिट्स। तो उससे पहले दिसंबर 28 में सबसे रिसेंट में ये 800 यूनिट आया था, तो इसी में से ये 500 यूनिट इशू हुआ होगा, है ना? इसमें से 500 गया तो बचा 300। क्लियर है? हाँ, लास्ट में आपको क्या करना है, दिस स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। आप अमाउंट का टोटल को कैलकुलेट करके लिख दोगे। दिस स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। स्टोर्स लेजर में ऐसे टोटलिंग नहीं करते हैं। यू अंडरस्टूड? स्टोर्स लेजर में टोटलिंग नहीं करना है। लास्ट डेट में जो अमाउंट का कॉलम है उसको टोटल कर देना है, एंड विथ द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर लाइंग इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ, 1000 यूनिट्स आर लाइंग, जिसका टोटल कॉस्ट इज 50,600। सो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स विल बी रुपीज 50,600। ओके? यस बेटा बोलो। सर ऐसे ही स्टेटमेंट में लिखना है वो? स्टेटमेंट के बाहर उसके नीचे। ओके। The next method after FIFO and LIFO is simple average. As the name suggests, So what is the third one? I'll tell you. FIFO LIFO हुआ, मेरे को सुनो, मटेरियल को मत देखो। FIFO LIFO के बाद simple average. As the name is simple, so the method is very simple. Simple average price method. What is average price? जिन प्राइसेस में स्टॉक को परचेज किए थे उन सारे प्राइस पर यूनिट का सिंपल एवरेज Of all the prices. of all the prices. How many prices per unit are there? 1, 2. How many? What is the number of prices per unit? 5 prices. 5. तो इन 5 प्राइसेस का सिंपल एवरेज। There is 4 now. 55 is 2. ये बोल रहा है 55 is same. No, but still this will be counted as Means we will add more. 55 का frequency is 2. Measures of central tendency mean, है ना? करेंगे अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर x का 2 वैल्यूज है तो आप उसको एक ही वैल्यू काउंट करोगे। आप सपोज 5 लड़कों के वेट्स का एवरेज निकाल रहे और 5 में से 2 लड़कों का वेट सेम है, तो यू विल टेक ओनली वन वैल्यू ऑफ x। नो ना, यू विल टेक ऑल द वैल्यूज ऑफ x, भले ही उनमें से 2 वैल्यूज सेम हो, but you will take all the values of x. So we put the average value in all the ones. Correct. समझ में? So 5 prices है, so total number of prices per unit is 5. So सारे prices per unit का total करो, simple average कैसे निकालते हैं? Summation x by n, है ना? तो x is price per unit, 50 plus 55 plus 55 plus 60 plus 47, 267 divided by 5 by 5. Enough.
267 divided by 5, 53.40. दिस इज सिंपल एवरेज प्राइस. हम लोग को क्या करना है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इन्वेंट्री यानी स्टॉक विच इज लाइंग अनसोल्ड इन द गोडाउन. वो कितने यूनिट्स है? 1000 यूनिट्स. So what is the value of 1000 units? 1000 into 53.40. कितना? 53,400. नहीं समझ में आया? This is average price per unit तो बेटा. If we multiply all the lots with the respective amount, Then that will give us weighted average, which is our next method. the amount will come same. No. This is simple average. Simple average price. तो जितने भी सारे prices per unit में स्टॉक परचेज हुआ उन सारे प्राइसेस को ऐड कर दो. दीज आर द एक्सेस, राइट? वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल द प्राइस पर यूनिट. भले ही दो लॉट का प्राइस पर यूनिट इज सेम, बट स्टिल यू विल टेक both of them as the values of x, which is price per unit. Summation x by n. Clear है? No doubt? No. Okay, so simple. Okay. Yeah, analysis is not required. Now the next method is weighted average price method. सबसे सिंपल है, more simple than simple average price. So basically चार methods हो गए: FIFO, LIFO, simple average price and weighted average price. अभी क्या करेंगे अपने? weighted average price, यानी प्राइस का weighted average. यानी प्राइस मेरा x है, तो प्राइस का weighted average करने के लिए we need to assign weights to the price. तो हर एक प्राइस पर यूनिट को वेट्स असाइन करना. तो हर एक प्राइस पर यूनिट को कैसे वेट्स असाइन करें? व्हाट शुड बी द वेट? वेट मींस वजन. वजन मींस सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट. बोलते हैं ना अपने किसी के बात में वजन है, वेट है, वेटेज लगता है, इंपॉर्टेंट है वो बात. तो हर एक प्राइस का वेट इज, हर एक प्राइस पर यूनिट का वेट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स which were purchased at that price per unit. यानी जितना क्वांटिटी हमने परचेज किया उस प्राइस पर यूनिट पे, वो उस प्राइस पर यूनिट का वेट है. उतना वजनदार होगा वो प्राइस. जिस प्राइस पर यूनिट में आपने ज्यादा क्वांटिटी यूनिट्स परचेज किया, तो वो प्राइस का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिकॉज वो ज्यादा सिग्निफिकेंट था. क्यों? बिकॉज उसी प्राइस पर आपने बहुत नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किया. अंडरस्टूड कंसेप्ट? ओके, ठीक है. तो अभी वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में स्टोर्स लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है, दैट वी शैल अंडरस्टैंड यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 2 and 3. रेडी? वेरी सिंपल. So illustration 5 में क्या लिखा है? On the basis of the data given in illustration 2 and 3, calculate the weighted average price and also the value of closing inventory by weighted average price method. ठीक है? ओके, रेडी? चलो
मेरे को पूरा कंप्लीट करने देना, मेरे आगे आगे मत सोचना। योर माइंड, प्रोग्राम योर माइंड कि इट रन्स विथ मी, नॉट मेरे से आगे, नॉट मेरे से पीछे। ठीक है, अपना माइंड को एक्सेलरेट मत करना। ठीक है ना। तो अपने स्टोर्स लेजर कैसा बनाते हैं, वही सेम तरीका है। डेट, रिसीट्स, इशू, बैलेंस। रिसीट्स, इशू, बैलेंस में 3 सब कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट का। ओके, रेडी। तो सबसे पहले December 4 को 900 यूनिट्स पर परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹50, अमाउंट वाज 45, तो बैलेंस के कॉलम में आया। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। देन December 5 को 500 यूनिट्स इश्यू हुआ था, तो ये 500 यूनिट्स वर इश्यूड फ्रॉम दीज 900 यूनिट्स, रेट इज 50, अमाउंट इज 25,000। Perfect. So balance inventory is 400 units at the rate of ₹50, amount is 20,000। सर एकदम सेम लग रहा है। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अभी डिफरेंस समझ में आएगा। December 10 को 400 यूनिट्स पर परचेज्ड at the rate of ₹55, amount is 22,000। ठीक है। Now pay attention, concentrate, listen to me, understand me and wait till I complete to form any conclusion। तो December 10 को 400 यूनिट परचेज किया था 55 के हिसाब से, 22,000 रुपए का। एंड इससे पहले बिजनेस के पास 400 यूनिट पड़ा हुआ था 50 के हिसाब से 20,000 का। अभी December 10 में बैलेंस इन्वेंट्री टोटल में दिस 400 प्लस द प्रीवियस 400 इज इक्वल टू 800। स्टेप बाय स्टेप समझो। तो पहले स्टेप 1 में हमने क्या किया, दोनों क्वांटिटीज को ऐड किया, यानी रीसेंट डेट का परचेज क्वांटिटी एंड प्रीवियस डे का बैलेंस का क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटीज को ऐड किया। स्टेप 2 में दोनों के अमाउंट्स को ऐड करेंगे, नॉट द रेट, नॉट द रेट, दोनों के अमाउंट्स को ऐड करेंगे। रीसेंट परचेज का अमाउंट 20,000 है, 22,000 है, 22,000 है, एंड इससे प्रीवियस डे के बैलेंस का अमाउंट इज 20,000। तो 22,000 प्लस 20,000 इज 42,000। यानी बैलेंस कॉलम में कैसे लिखना है, करेंट डेट का परचेज एंड प्रीवियस डे के बैलेंस का क्वांटिटीज को ऐड करके एंड अमाउंट्स को ऐड करके लिखना है इन द बैलेंस कॉलम। देन रेट कैसे निकालोगे, हम लोग को अमाउंट पता है, क्वांटिटी पता है, वी कैन इजिली फाइंड आउट द रेट। हाउ, 42,000 divided by 800 coming to 52.5। so this is the weighted average rate। how, प्रोसेस समझ लिया? आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड बेटा। प्रोसेस समझा? क्या समझा? क्वांटिटीज को ऐड करना है, अमाउंट्स को ऐड करना है, एंड देन बैलेंस कॉलम में रेट कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी, राइट? सही। यस। वेटेड एवरेज मेरे को पता है, सर ने ऐसे सिखाया था। একটা এক্স হবে, একটা ওয়েট হবে, এক্স ইন্টু ওয়েট করবে, তারপরে সামেশন এক্স ডাব্লিউ,
Right? Then weighted average is summation wx by summation w. তাই তো বলেছিলেন স্যার, তাই না? Weighted average is computed as summation wx by summation w. Weighted average price. Function document total quantity. Correct. Weighted average price, यानी price is my x because अपने को price का weighted average. So price is our x. What are the two prices? 50 and 55. 50 and 55. ये हम लोग कौन से डेट में है? December 10. December 10 को बैलेंस वाले कॉलम में है. December 10 को बैलेंस इन्वेंट्री. December 10 को बैलेंस इन्वेंट्री. December 10 को बैलेंस इन्वेंट्री 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50 था. 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55 था. ये December 10 को बैलेंस इन्वेंट्री जो हमने फीफो वाले केस में देखा था, लीफो के केस में देखा था, है ना? तो December 10 को बैलेंस इन्वेंट्री ये है. इनका अमाउंट, रेस्पेक्टिव अमाउंट 20,000 एंड 22,000. क्लियर? वेटेड एवरेज के केस में हमने क्या किया? अमाउंट का टोटल बताओ. अमाउंट का टोटल इज, दिस इज अमाउंट ना, दिस इज रेट एंड दिस इज क्वांटिटी. अमाउंट का टोटल इज 42,000. तो समेशन W x is 42,000. W is a quantity. अभी हमने डिस्कस किया ना प्राइस को वेट्स कैसे साइन करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटीज जो हमने परचेज किया दैट प्राइस. तो क्वांटिटी इज आवर वेट्स, समेशन W. तो हमने क्या किया, स्टोर्स लेजर में 42,000 अमाउंट के कॉलम में लिखा, क्वांटिटी के कॉलम में 800 लिखा. 800 इज समेशन W, अमाउंट इज समेशन WX. एंड वेट कैसे निकाला? समेशन WX by summation W. अंडरस्टूड है ना? ये है. तो अभी तो हैक समझ में आ ही गया. नेक्स्ट, December 11 को रिसीट हुआ था 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55. अमाउंट इज 16,500. बैलेंस के कॉलम में प्रीवियस डे के बैलेंस का क्वांटिटी एंड अमाउंट को करेंट डेट के परचेज का क्वांटिटी एंड अमाउंट के साथ ऐड करेंगे. सो 800 प्लस 300 1100. 42,000 plus 16,500 is 58,500. 58,500 is summation WX. 1100 is summation W. तो weighted average price is summation WX by summation W. 58,500 by 1100 is 53.18. Okay. यानी रेट इज कैलकुलेटेड एज टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी. December 19 का
December 19 में 200 यूनिट्स वर परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹60, अमाउंट इज 12,000। तो क्वांटिटी के साथ ऐड करो, 1100 प्लस 200 इज 1300। अमाउंट को अमाउंट के साथ ऐड करो, 58,500 प्लस 12,000 इज 70,500। So this is my amount. Total amount by total quantity is rate. Then December 20 को इशू हुआ था। अब इशू लॉजिकली समझो, 600 यूनिट्स इशू है, तो ये तो इसी रेट से इशू हुआ होगा ना, एट द रेट ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस। बिकॉज अगर अपने इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे हैं एट वेटेड एवरेज प्राइस, तो जो इशू होगा दैट विल बी इशूड एट दैट वेटेड एवरेज प्राइस विच इज 54.23। सो इशू के केस में अपने लोग क्वांटिटी एंड रेट लिखते हैं, देन अमाउंट निकालते हैं। रेट पुराना वाला लिखेंगे प्रीवियस डे के बैलेंस कॉलम से निकालकर, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट, एंड देन बैलेंस में दो तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1300 माइनस 600 इज 700, 70,500 माइनस 32,538 इज इक्वल टू 37,962। एंड देन रेट को कॉपी पेस्ट कर दो, बट कैलकुलेटर में एक बार चेक करना तो बनता है, वो चेक कर लेना। मेथड 2 क्या है, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता। मेथड 2 क्या है, बैलेंस 700 बचा, 700 यूनिट्स 54.23 के हिसाब से बचा होगा, तो हम लोग रेट में 54.23 लिखे, देन 700 टू 54.23 इज 37,962। बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज फिर राउंडिंग ऑफ का झमेला हो जाएगा, अमाउंट का कॉलम मिसमैच हो जाएगा। सेकेंड वाला मैं रिकमेंड नहीं करता। और दूसरा बात कि फर्स्ट मेथड यूज करने से वी आर फॉलोइंग द सेम स्टाइल एज वी डिड इन केस ऑफ रिसीट्स। रिसीट्स में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ ऐड, अमाउंट को अमाउंट के साथ ऐड। अब इश्यू के टाइम क्या कर रहे हैं, लेस, क्वांटिटी से क्वांटिटी को लेस, अमाउंट से अमाउंट को लेस। ओके, रिसीट्स के टाइम क्या कर रहे थे, प्रीवियस डे का बैलेंस इन्वेंट्री और करेंट डेट का परचेज का क्वांटिटी को ऐड, अमाउंट को ऐड। अब इशू के केस में क्या करना है, प्रीवियस डे का बैलेंस से करेंट डेट का इशू को लेस, क्वांटिटी को लेस, अमाउंट को लेस, एंड रेट सेम कॉपी करना है। बस खुद के चेकिंग के लिए कैलकुलेटर में देख लेना, नहीं भी देखने से सही है। समझ में आया ना, बिकॉज इसमें राउंडिंग ऑफ एरर्स हो जाएगा। तो क्या करना है, बैलेंस में क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट, एंड कॉपी पेस्ट द रेट। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट दिसंबर 28, 800 यूनिट्स 47 के हिसाब से अमाउंट 37,600 वर परचेज्ड, सो बैलेंस में 1500, रेट इज गिवन है ना, 1500 यूनिट्स। दोनों के अमाउंट को ऐड करो, 37,962 प्लस 37,600 इज 75,562। देन रेट कैलकुलेट करो, 75,562 डिवाइडेड बाय 1500 इज 50.37। बोलो। सर मेथड 2 लगा के अगर करते हैं तो सेवन मत हंड्रेड लगाओ, मत लगाओ, मत क्योंकि माथा सर वो लगा। 1 आ रहा है लास्ट में और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया ना, राउंडिंग ऑफ एरर्स है, होगा ना, हम्म। इसलिए बोल रहा है मत लगा। आप वही कर रहे हैं जो मैं मना कर रहा हूँ, एंड देन आप वही क्वेश्चन पूछे जिसके लिए ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया है। मैंने बोला मत लगाओ, आपने लगाया, फिर मैंने बोला कि लगाने से राउंडिंग ऑफ एरर आएगा, तो आपका आया, तो उसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो।
बात को सुनो और समझो, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 29 को 500 यूनिट्स वर इशूड। अब इशू 500 यूनिट्स हुए, रेट अपने यही वाला लेंगे प्रीवियस डे का, बिकॉज अभी जो इन्वेंट्री है उसका रेट है 50.37, तो 500 यूनिट्स विल बी इशूड एट द रेट ऑफ 50.37। तो इशू में क्वांटिटी 500 लिया, रेट पुराना वाला लिया, देन अमाउंट को कैलकुलेट किया, देन बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, 1500 माइनस 500 इज 1000, अमाउंट माइनस अमाउंट, 75,562 minus 25,185, coming to 50,377, and then find the rate, which is 50,377 divided by 1000। करना है ये? नहीं करना है। क्या करना है? कॉपी करना है, बट कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेना। करेक्ट। सो बैलेंस समझ में ना? सो बैलेंस के कॉलम में द डेट ऑन विच इशू इज मेड, जिस दिन इशू हो रहा है उस दिन बैलेंस के कॉलम में प्रीवियस डे के बैलेंस का क्वांटिटी एंड अमाउंट को अमाउंट में से लेस करेंगे अपने करेंट डेट का इशू का क्वांटिटी एंड अमाउंट, एंड रेट को कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। सो 1500 माइनस 500 इज 1000, 75,562 माइनस 25,185 इज 50,377, एंड देन पुराना रेट को इधर में कॉपी करना। यानी अपने ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिस दिन इश्यू हो रहा है उस दिन रेट कैलकुलेट करना ही नहीं, प्रोहिबिटेड, रेट कैलकुलेट करना ही नहीं। जिस डेट में इश्यू हो रहा है उस डेट में रेट कैलकुलेट करना ही नहीं, प्रीवियस डे का रेट को कॉपी पेस्ट करते रह जाना है, इशू के कॉलम में एंड बैलेंस के कॉलम में, दोनों। So 4 methods we have discussed of inventory valuation: FIFO, LIFO, simple average price method and weighted average price method। अब इन चारों में से कौन सा मेथड्स is recommended by accounting standard 2? It is the FIFO method and the weighted average method। तो AS2 तो यही रेकमेंड करता है कि आप या तो FIFO या weighted average, दोनों में से जो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग से लगता है वही यूज करें। मतलब AS2 डिस्करेजेस सिंपल एवरेज प्राइस एंड LIFO मेथड, बट कुछ कुछ बिजनेस एंटिटीज का स्टॉक का नेचर ऐसा होता है कि दे हैव टू यूज LIFO। तो ऐसा नहीं है कि AS2 LIFO यूज करने के लिए एकदम से मना कर रहा है, नो, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 1 to 5 हुआ, then come to illustration 11। ठीक है, कम टू इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 में अपने को स्टोर्स लेजर बनाना है यूजिंग फीफो मेथड, राइट? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसमें, चलो बढ़िया बात है। अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो अपने ओपनिंग डेट में बैलेंस के कॉलम में उसका यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट को लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक होता तो स्टोर्स लेजर में ओपनिंग डेट में बैलेंस के कॉलम में यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट को लिखते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 1 स्टोर्स लेजर फीफो मेथड, इलस्ट्रेशन 12 सेम क्वेश्चन एज इलस्ट्रेशन 11
but using weighted average price. तो फीफो एंड वेटेड एवरेज पर एक और क्वेश्चन आपको मिल गया है प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज AS2 इन्हीं दो मेथड्स को ज्यादा प्रेफर करता है। क्लियर है? तो इलस्ट्रेशन 11 एंड इलस्ट्रेशन 12 आपके लिए होम टास्क है, घर में इसको प्रैक्टिस करना है। सो इलस्ट्रेशन 1 to 5 क्लास में सॉल्व हो गया, इलस्ट्रेशन 11 एंड 12 आपको घर में प्रैक्टिस करना है। इनफैक्ट आप इलस्ट्रेशन 1 to 5 को भी एक बार घर में लिखकर प्रैक्टिस करोगे। एंड यस, सो ये 7 इलस्ट्रेशंस हैं, अभी सॉल्व हुआ, डिस्कस। वेट, विल डू ना, between 1 to 5 and 11. सो इलस्ट्रेशंस में टोटल दे रहा 12 इलस्ट्रेशंस, राइट? एंड 12 में से वी हैव डन 7, 1 to 5, 11 and 12, 7. So how many illustrations are left? 5 illustrations are left. ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आज जो भी हमने डिस्कस किया आपको घर में एक बार प्रैक्टिस करना है, बट आज जो भी हमने डिस्कस किया वो एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली इरेलेवेंट है। मतलब आज के डिस्कशन में से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है? नेवर। खाली एक प्रिंसिपल यूज होगा, वो कॉस्ट में विच एवर इज लोअर, वो फाइनल अकाउंट्स में भी यूज हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है? तो एग्जाम के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इलस्ट्रेशन नंबर 6 to 10 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पहले इलस्ट्रेशंस को जहां तक पॉसिबल है करेंगे, एंड देन इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है? सिलेक्टेड चैप्टर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्लास में सॉल्व होगा, जो मेरे को लगता है इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंट है, टेक्निकल है, डिफिकल्ट है। तो इलस्ट्रेशन 6 to 10 एंड ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वैरायटीज है जो अपने को एक एक करके लाइव क्लास में सॉल्व करना है। समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है? ओके, यस सर। ठीक है, चलो आज अपने यहीं पर स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला, बहुत एंटरटेनमेंट होगा। इलस्ट्रेशन 6 to 10 मतलब होता है ना कि कंसेप्ट वाला चीज है, तो जब कंसेप्ट वाला चीज होता है ना तो उसको समझने में भी उतना ही आनंद आता है एंड करने में उससे ज्यादा आनंद आता है। तो आनंद ही आनंद नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।